डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस। और इस टॉपिक को जो मैं शुरू करूँगी वो एक फ्रेज से शुरू करूँगी, दैट इज़ टुडेज़ मार्केट इज़ द मार्केट ऑफ अट्रैक्शन। सपोज़ आप मार्केट में जाते हो और आपने एक ब्रश लेना है, जो एक बेसिक सी चीज़ है हमारी डेली लाइफ के लिए, कि हमने अपने टीथ को क्लीन करना होता है किसी ब्रश से। तो क्लीन करना फंक्शन तो क्या है ब्रश का, कि उसमें ब्रिसल्स होने चाहिए और एक हैंडल होना चाहिए पकड़ने के लिए। और हम इस तरह का कोई भी ब्रश ले सकते हैं जिसके ब्रिसल्स हों और हैंडल हो पकड़ने के लिए, और उसको पकड़ के हम ब्रश कर सकें। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं वहाँ पे, हम लोग एक सिंपल सा ब्रश ना लेने की बजाय हम लोगों के पास अगर डिफरेंट डिज़ाइंस पड़े हों, डिफरेंट ऑप्शंस पड़ी हों, तो उनमें से हम वो चूज़ करते हैं जो हमारी आइज़ को अट्रैक्ट करे या हमें अपील करे कि हमने ये वाला डिज़ाइन का ब्रश लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने ये 3 तरह के ब्रश शो किए हुए हैं, ये है, ये है, ये है। तो देखना आपने, जब भी कभी आप मार्केट में जाते हो तो जो एक ऐसा पर्सन होगा जिसको कि थोड़े डिज़ाइनर ब्रशेस पसंद हों, या टेक्नोलॉजी वाला जो पर्सन होगा उसको ये वाला ब्रश पसंद आएगा, ठीक है। और जो थोड़ा ब्यूटी के ऊपर ध्यान रखता हो उसको ये ब्रश पसंद आएगा। और जो थोड़ा अपनी शेप के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान रखता हो उसको ये वाला ब्रश पसंद आएगा। ये तो मैं वैसे ही बता रही हूँ, पर अदरवाइज़ अगर बच्चे हों तो बच्चों को वो ब्रश पसंद आएंगे जिनके ऊपर कोई कार्टून करेक्टर्स बने हुए हों, ठीक है, या फिर उसका अलग से कोई डिज़ाइन हो, है ना। तो डिज़ाइन जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू को बढ़ाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो मार्केट जो है उसका फंक्शन सेम होगा। देखिए इन सभी ब्रशेस का फंक्शन तो सेम है, टू ब्रश योर टीथ, टू क्लीन योर टीथ, ठीक है। लेकिन हम वहाँ पे बच्चे ये भी नहीं देखते हैं कि किसके ब्रिसल्स अच्छे हैं, ठीक है। मतलब उसका फंक्शन नहीं देखेंगे बच्चे, वो क्या देखेंगे कि डिज़ाइन किसका सुंदर है, उसके ऊपर कोई कार्टून कैरेक्टर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है ना, यही देखते हैं ना। और मान लो कोई कार्टून कैरेक्टर बना हुआ है, थाइनॉस बना हुआ है उसके ऊपर, तो बच्चे ये नहीं देखेंगे, मम्मा बोलती रहेगी कि ये सॉफ्ट नहीं है तो ये नहीं लेना है, इसके ब्रिसल सॉफ्ट नहीं है, पर नहीं, वो अड़ जाएगा कि मुझे तो यही लेना है, क्योंकि उसका डिज़ाइन उसकी आइज़ को या उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसी तरह से कोई भी चीज़ जब भी हम लेने जाते हैं मार्केट में, इवन अ चेयर जिसके ऊपर हम बैठते हैं, देखिए चेयर का तो वही डिज़ाइन होगा कि एक बैक होगी, एक आपकी 4 लेग्स होंगी चेयर की, और एक सिटिंग एरिया होगा। लेकिन अगर चेयर के डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है, तो हम लोगों को जो अट्रैक्ट करेगा हम वो चीज़ जो है वो मार्केट में लेते हैं। तो इसीलिए डिज़ाइंस का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस है टू, मतलब उसकी प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू को, या उसकी जो भी मार्केटेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। और इवन उसकी कमर्शियल वैल्यू को भी वो बढ़ा देते हैं डिज़ाइंस, क्योंकि पर्सन जो है, अगर जैसे किसी एक डिज़ाइन का ब्रश किसी बच्चे को पसंद आता है तो वो आगे जो है वो इवन वो सारे ही बच्चों को पसंद आना शुरू होगा। ऑफ कोर्स उसमें जैसे गर्ल्स होंगी तो उनको बारबी डॉल वाले प्रोडक्ट पसंद आएंगे, और बॉयज़ जो होंगे उनको दूसरे करेक्टर वाले पसंद आएंगे, ठीक है। कोई कार डिज़ाइन पे लगाई होगी या कुछ लगा होगा तो वो वाले प्रोडक्ट जो हैं उनको पसंद आएंगे बॉयज़ को। तो उससे उसकी कमर्शियल वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है उस प्रोडक्ट के डिज़ाइन से ही। इवन कई कंपनीज़ में तो डिज़ाइन की वजह से उनका जो ईयरली टर्न ओवर था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, करोड़ों में कंपनीज़ को फ़ायदा हो रहा था। ऐसे ऐसे केसेस भी मिले हैं हमारे इंडिया की
हिस्ट्री में। देन नेक्स्ट आ जाता है कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस की जब हम और ज़्यादा बात करते हैं या उसके बारे में उसके मीनिंग को और उसके कंसेप्ट को समझने के लिए, तो हमारे पास ये कुछ डेफिनेशंस आ जाती हैं कि इंडस्ट्रियल डिज़ाइन इंक्रीजेज द मार्केटेबिलिटी एंड कमर्शियल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने बता दिया किस तरह से डिज़ाइन गिव्स एस्थेटिक सेंस एंड अपीयरेंस टू द प्रोडक्ट। एस्थेटिक सेंस मतलब देखने में वो बहुत ही सुंदर लगता है, अपीलिंग लगता है। डिज़ाइन जो है वो किसी प्रोडक्ट को अच्छी सी अपीयरेंस देता है या उसको एक एस्थेटिक सेंस देता है डिज़ाइन जो है। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट इज़ एन आईपीआर, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आता है ये भी, दैट प्रोटेक्ट्स द विजुअल डिज़ाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, विजुअल डिज़ाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट को वो प्रोटेक्ट करते हैं आईपीआर के तहत। जो डिज़ाइन है दैट इंक्लूड्स ओनली द फीचर्स विच लुक्स अट्रैक्टिव टू द आईज बट हैज़ नो रिलेशन विद द फंक्शनल यूटिलिटी। तो मैंने वही बताया कि फंक्शन चाहे किसी ब्रश का बहुत ही अच्छा होगा, जैसे मान लो आपने देखा होगा मार्केट में जिगजैग शेप वाले ब्रश भी आ रहे हैं, तो हमें पता है कि वो कैविटीज़ को क्लीन करने के लिए वो ब्रशेज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, मतलब उनका फंक्शन जो है फंक्शनल यूटिलिटी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर वो देखने में ऐसा स्ट्रेट होगा तो कोई उसको पसंद नहीं करेगा। हाँ, जिगजैग के साथ उसके ऊपर कोई शेप्स लगी होंगी, मतलब फंक्शनैलिटी भी इंक्लूड हो और वो देखने में भी सुंदर लगे, तो उसको डिज़ाइन की कैटेगरी में लिया जा सकता है। पर बेसिक क्राइटेरिया डिज़ाइन के लिए क्या है कि दैट शुड बी अट्रैक्टिव टू द आईज। क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट इज कि डिज़ाइन इज द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्नामेंटल और आस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ऑर्नामेंटल और आस्थेटिक मतलब वो वही कि आपको अट्रैक्ट करना चाहिए, आपकी जो ज़ील है उसके लिए बढ़नी चाहिए उसको देख के, या ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी होना चाहिए वो। ठीक है, जैसे आप डिफरेंट सेल फोन्स देखते हैं या कोई भी देखिए आईपैड देखते हैं या कुछ भी, तो उसका डिज़ाइन देख के आप लोग लेते हैं कोई भी प्रोडक्ट। तो डिज़ाइन मेक्स द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग फॉर द कंज्यूमर्स, जो भी उसको ले रहे हैं उनके लिए वो अट्रैक्टिव या अपीलिंग होता है डिज़ाइन। तो डेफिनेशन ऑफ द डिज़ाइन अंडर डिज़ाइन एक्ट 2000, अब ये तो हमें पता चल गया कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। अट्रैक्टिव टू द आई होना चाहिए, मार्केटेबिलिटी इंक्रीज़ करता है डिज़ाइन और कमर्शियल वैल्यू को इंक्रीज़ करता है, या इमीडिएटली अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द कस्टमर। ठीक है, और उसकी एस्थेटिक सेंस होती है। लेकिन जो हमारे पास डिज़ाइन एक्ट 2000 है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन की एक डेफिनेशन दी गई है पर्टिकुलर, तो आपको ये डेफिनेशन एज इट इज़ लर्न करनी है और इसको अगर पूछा जाए तो ये डेफिनेशन आपने डिज़ाइन के लिए लिखनी है। तो व्हाट इज़ द डेफिनेशन? फीचर्स ऑफ शेप, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं देखिए। शेप, एनी कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट और कंपोजिशन ऑफ लाइंस और कलर्स, कंपोजिशन ऑफ कलर्स विच इज़ अप्लाइड। कितनी आई? 1 2 3 4 5 एंड 6 थिंग्स जो हैं वो इसमें डिज़ाइन में आती हैं। ठीक है, शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट और कंपोजिशन ऑफ लाइंस और कलर्स। ठीक है, विच इज़ अप्लाइड टू, ये चीज़ें किसके ऊपर अप्लाई की गई हैं? टू 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल और बोथ फॉर्म्स। 2 डायमेंशनल भी हो सकता है वो, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है डिज़ाइन जो है, मतलब पेपर के ऊपर किया हुआ वर्क। 2 डायमेंशनल मतलब पेपर के ऊपर ब्रश की शेप बना दी है तो उसको भी डिज़ाइन माना जाएगा और उसको आप अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं, चाहे प्रोडक्ट बना है चाहे नहीं बना है। जैसे मान लो ब्रश का आपने कोई डिज़ाइन बना दिया, ठीक है, ये वाला ब्रश का आपने डिज़ाइन बना दिया, ऐसे वाला ब्रश आपने बना दिया। अब ये डिज़ाइन अगर आपके पेपर में ही है, 2 डायमेंशनल उसमें ही आपने ये बनाया हुआ है लाइन का यूज़ करके या कलर का यूज़ करके कि ये कलर यहाँ पे होगा, पर प्रोडक्ट अभी आपने नहीं बनाया है, मतलब प्रोडक्ट किसी इंडस्ट्री ने नहीं बनाया है, तब भी आप इसको अप्रूवल के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए इसको आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल और बोथ
द फॉर्म यूजिंग एनी प्रोसेस इंक्लूडिंग manual, chemical or mechanical, separate or combined, which is in the finished article, appeal to or judged solely by the eye. देखिए इसमें ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी कि अगर आपको डिज़ाइन का मतलब समझ में आ गया है तो आई होप आपको ये डेफिनेशन भी समझ में इजीली आ जाएगी और इसको एज इट इज़ आपको लिखना पड़ेगा। मतलब दैट डिज़ाइन इज सोलली मतलब ओनली जज्ड बाय द आई ही उस डिज़ाइन को जज करती है कि वो देखने में कैसा है, तभी वो डिज़ाइन अप्रूव किया जाएगा। ठीक है। और इट नाइदर इंक्लूड्स, इसमें क्या नहीं, डिज़ाइन में क्या नहीं आता है, एनी मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉर एनी ट्रेडमार्क as defined under clause 5 of subsection 1 of section 2 of trade and merchandise mark act 1958। ये हम आगे भी करेंगे कि क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन में नहीं आती हैं, मतलब एक्सक्लूजन क्या है डिज़ाइन के, वो भी हम करेंगे आगे। कि मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब कैसे वो बनाया गया है, मेथड क्या है उसको बनाने का, इससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, उस डिज़ाइन को बनाने का मेथड क्या है, कॉम्प्लिकेटेड मेथड है या सिंपल मेथड है, या ज़्यादा मटेरियल उसमें लग रहा है या कम लग रहा है, मतलब इंडस्ट्री को उसको बनाने में कितना पैसा लगाना पड़ रहा है, क्या वो वापस भी आएगा उसको लगाने के बाद पैसा कि नहीं आएगा, मतलब इंडस्ट्री का बेनिफिट और ये चीज़ें ना देख के, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अदरवाइज़, देखिए जब भी हमने पीछे बनाई कोई भी केमिकल प्रोसेस से, मान लो हमने कोई दवाई बनाई या फार्मास्यूटिकल कंपनी में तो या किसी और कंपनी में, जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, हमने प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट अल्कोहल्स भी पढ़ा या डिफरेंट चीज़ों की प्रोडक्शन की, तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बनाने में हम सबसे पहले देखते हैं कि कहीं उसको बनाने के लिए ज़्यादा लेबर तो नहीं लग रही है, या ज़्यादा मटेरियल लगा के कम प्रोडक्ट तो नहीं आ रहा है, यील्ड कम तो नहीं आ रही है, तो उन चीज़ों को साइड लाइन कर देते हैं इसमें डिज़ाइन में। वहाँ पे हमारा सीधा फोकस होता है कि देखने को कैसा लग रहा है जी। ठीक है, इवन कि शूज़ होंगे ना, जैसे मान लो शूज़ हैं और बड़ी बड़ी हील्स वाले शूज़ जो हैं वो लड़कियां पहन लेती हैं, बड़ी बड़ी हील्स वाले शूज़ पहनेंगी। फैशन डिज़ाइनिंग में देखा जाए तो बड़ी बड़ी हील्स वाले शूज़ पहन के वो चलेंगी। अब वो कंफर्टेबल हैं कि नहीं हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है, अगर वो कंफर्टेबल नहीं भी हैं तब भी वो डिज़ाइन अगर आँखों को देखने में सुंदर लग रहा है तो डिज़ाइन की कैटेगरी में आता है और उस एक्ट में उसको ले लिया जाता है और उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। क्लियर हो गया। इट इवन डज नॉट इंक्लूड्स प्रॉपर्टी मार्क, मतलब इसमें क्या क्या नहीं इंक्लूड होता है, ट्रेड मार्क नहीं इंक्लूड होते हैं, प्रॉपर्टी मार्क नहीं इंक्लूड होते हैं। प्रॉपर्टी मार्क किस सेक्शन के अंडर आते हैं, सेक्शन 479 ऑफ द इंडियन पैनल कोड, या फिर कोई आर्टिस्टिक वर्क इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तीन चीज़ें, ट्रेडमार्क, प्रॉपर्टी मार्क या कोई आर्टिस्टिक वर्क, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। देखिए आपको ट्रेडमार्क के लिए भी बताना पड़ेगा कौन सा एक्ट होता है वो। देखिए पहले तो 1958 का यूज़ होता था, लेकिन हमने ट्रेडमार्क पीछे कर लिया है और उसमें हमने किया कि 1999 का अब ट्रेडमार्क के लिए यूज़ होता है एक्ट। और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी मार्क के लिए इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 479 का एक्ट यूज़ होता है। और आर्टिस्टिक वर्क, जो कि आपने आर्टिस्टिक वर्क किस कैटेगरी में आते हैं, जब हमने कॉपीराइट्स किए थे ना तो उसमें आते हैं आर्टिस्टिक वर्क्स, है ना। आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वर्क्स कॉपीराइट्स में आते हैं, कॉपीराइट के एक्ट में आते हैं, तो वो इंक्लूड नहीं होता। मतलब कॉपीराइट, डिज़ाइन एंड दीज पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, ये चारों के चारों कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है। देन असेंशियल्स ऑफ द डिज़ाइन, तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं डिज़ाइन को जब अप्रूव करता है ना रजिस्ट्रार, जब कंट्रोलर के पास जाता है डिज़ाइन अप्रूव होने के लिए, तो वो क्या क्या चीज़ें देखता है कि डिज़ाइन मस्ट बी न्यू और ओरिजिनल।
न्यू और ओरिजिनल, न्यू मतलब न्यूनेस होनी चाहिए उसमें, नोवेलिटी होनी चाहिए उसमें। कई बार नोवेल वर्ड यूज़ किया होता है न्यू के लिए, ठीक है। ओरिजिनल होना चाहिए मीन्स वो फर्स्ट टाइम बना हो, वो डिज़ाइन फर्स्ट टाइम बना। और ब्रश तो कई साल पहले से बनते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़े होगा कि एक ब्रश कई साल पहले से बना हुआ है तो उसका जो दूसरा डिज़ाइन होगा उसको नहीं डिज़ाइन एक्ट में ले सकते हैं। ले सकते हैं अगर उसका डिज़ाइन जो है वो नया है और ओरिजिनल है, फर्स्ट टाइम बन रहा है, ठीक है। तो असेंशियल ऑफ डिज़ाइन में सेकंड थिंग क्या आती है, इट रिलेट्स टू द फीचर्स ऑफ शेप। हमने किया अभी शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंटेशंस वगैरह में होता है। अप्लाइड टू आर्टिकल बाय एनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है। अपील टू और सोलली जज्ड बाय द आइज़, ये भी हमने कर लिया कि आइज़ ही उसको जज करेंगी। इट शुड नॉट इंक्लूड एनी ट्रेडमार्क और प्रॉपर्टी मार्क। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडमार्क हो। जैसे कोई भी डिज़ाइन बनाया आपने, जैसे मान लो आपने ब्रश का ही डिज़ाइन बनाया है और कोलगेट की कंपनी जो है वो ब्रश बना रही है, तो डिज़ाइन कोलगेट की कंपनी अगर बना रही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोलगेट का ट्रेडमार्क, जो कोलगेट का नाम है, वो भी उस डिज़ाइन पे हो। नो, ये ज़रूरी नहीं है ट्रेडमार्क होना उसके ऊपर। उसका डिज़ाइन अच्छा लगना चाहिए। वो कौन सी कंपनी का है वो बाहर पैकेट पे हो सकता है, कार्ट्रिज पे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उस डिज़ाइन पे वो उसका ट्रेडमार्क हो या प्रॉपर्टी मार्क हो। इट शुड नॉट इंक्लूड आर्टिस्टिक वर्क। हमने अभी किया आर्टिस्टिक वर्क इंक्लूड नहीं होता है इसमें, जो कि कॉपीराइट एक्ट में आता है आर्टिस्टिक वर्क। इट शुड नॉट बी मियर मैकेनिकल डिवाइस। मियर मैकेनिकल डिवाइस मतलब सिर्फ वो मैकेनिकल डिवाइस ही नहीं होना चाहिए, मतलब उसका फंक्शन अच्छा है, सिर्फ वही चीज़ें नहीं देखी जाएंगी डिज़ाइन में, ठीक है। वो अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए। हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज टू द पब्लिक एनीवेयर, मतलब कहीं भी पब्लिक में उसको डिस्क्लोज ना किया गया हो डिज़ाइन को, तभी उसको मिलेगा ना डिज़ाइन एक्ट के अंडर, जो है वो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज टू द पब्लिक एनीवेयर इन एनी टेंजिबल फॉर्म। एनी टेंजिबल फॉर्म मतलब, टेंजिबल फॉर्म मतलब जिसको डिस्क्राइब किया जा सके, इजी टू डिस्क्राइब, ठीक है। किसी भी टेंजिबल फॉर्म में कहीं भी पब्लिक में वो डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए डिज़ाइन, और बाय यूज़ और एनी अदर वे प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग और प्रायोरिटी डेट। फाइलिंग के पहले कहीं भी वो डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए पब्लिक में उसकी पब्लिकेशन नहीं होनी चाहिए उस डिज़ाइन की, ठीक है। इज़ सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द नोन डिज़ाइन और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ, मतलब पहले से नोन डिज़ाइन है कोई, जैसे मैं ब्रश का ही एग्जांपल बार बार ले रही हूँ क्योंकि उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे ब्रश का डिज़ाइन पता है कि ब्रिसल्स होंगे एंड हैंडल होगा, ठीक है। अब इस डिज़ाइन से ये डिज़ाइन बना दिया, दूसरे ने ये डिज़ाइन बना दिया कि उसका हैंडल जो है पकड़ने में बहुत इजी होना चाहिए, तीसरे ने ये बना दिया कि उसके ब्रिसल्स जो हैं आगे वाले थोड़े लंबे होने चाहिए, नीचे वाले थोड़े छोटे होने चाहिए, ताकि ये लास्ट वाले दांतों तक भी जाए। लेकिन हाँ, इसमें फंक्शनैलिटी भी इन्वॉल्व है, लेकिन डिज़ाइन भी न्यू है। फंक्शनैलिटी के साथ अगर डिज़ाइन न्यू आए और अट्रैक्टिव आए तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि फंक्शनैलिटी हम देखते हैं और वो देखने में सुंदर नहीं लगता है ना, तो लोग लेते नहीं हैं उसको, तो डिज़ाइन की कैटेगरी में फिर कई बार नहीं भी आता है। मेन होना चाहिए अट्रैक्टिव टू द आइज़। फिर डज नॉट कंप्राइज और कंटेन स्कैंडलस और ऑब्सीन मैटर, कोई भी स्कैंडल नहीं जुड़ा होना चाहिए उससे, मतलब कोई ऐसा नहीं हो कि कोई कॉन्फ्लिक्ट उसके साथ, ऑब्सीन मैटर मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है। डिज़ाइन आप बना दें और उसके ऊपर वल्गर जो है वल्गैरिटी आप या स्कैंडल वाली चीज़ें आप लगा दें उसके ऊपर, जिनके ऊपर स्कैंडल हुए हों बड़े बड़े, ठीक है, तो वो भी नहीं होना चाहिए डिज़ाइन में, अदरवाइज़ उसको जो है अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। कोई भी स्कैंडल, है ना, तो बिक तो आजकल कोई भी चीज़ जाती है जिसके ऊपर स्कैंडल हो रहा हो वो तो ज़्यादा बिकती है ना। तो उस चीज़ को देखिए, हम कभी भी सोशल मीडिया पे भी जाते हैं तो हम क्या चीज़ ज़्यादा देखते हैं, है ना, जिस चीज़ के ऊपर कोई स्कैंडल हो रहा हो। करते हैं आप ऐसा?
है ना, या कोई ऑब्सीन मैटर हो तो उसको देखने की क्यूरियोसिटी हम में ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी भी है कि आप उन्हीं स्कैंडल्स को जो है वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो लगा दें बेचने के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए, स्कैंडलस और ऑब्सीन मैटर इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए उसके साथ। देन सेक्शन 4 है इस प्रोटेक्शन, ये जो इसकी प्रोटेक्शन का डिज़ाइन का एक्ट है उसका सेक्शन 4 में इसकी प्रोहिबिशंस हैं। प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डिज़ाइंस, के डिज़ाइन कौन से डिज़ाइन को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, प्रोहिबिटेड कौन से होंगे रजिस्ट्रेशन से, है ना। तो कौन से डिज़ाइंस होंगे, अ डिज़ाइन विच इज़ नॉट न्यू एंड ओरिजिनल। नेचुरली जो हमने पीछे इसके असेंशियल्स किए डिज़ाइंस के, अगर इन असेंशियल्स में से कोई असेंशियल नहीं होगा तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। तो हमने क्या असेंशियल्स किए कि वो न्यू और ओरिजिनल होना चाहिए। अगर डिज़ाइन न्यू और ओरिजिनल नहीं है, नॉट न्यू और ओरिजिनल, तो वो प्रोहिबिटेड हो जाता है ऑफ द रजिस्ट्रेशन, तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती है। एंड डिज़ाइन विच हैज़ बिन डिस्क्लोज टू द पब्लिक, मतलब पब्लिक में कहीं पे भी या किसी एक कंट्री में या किसी दूसरी कंट्री में भी अगर वो पब्लिश हो गया है तब भी उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती है। बाय द पब्लिकेशन इन द टेंजिबल फॉर्म, और बाय यूज़, किसी ने यूज़ कर लिया है उस डिज़ाइन को पहले से ही, और एनी अदर वे प्रायर टू द फाइलिंग डेट, और वेयर एप्लीकेबल द प्रायोरिटी डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो आपको इसी तरह से प्रोहिबिशन देने हैं अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्रोहिबिशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन डिज़ाइन। देन नेक्स्ट इज अ डिज़ाइन विच इज़ नॉट सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नोन डिज़ाइन। मान लो वही डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए, वो दूसरे से बिल्कुल फ़र्क होना चाहिए वो डिज़ाइन। देखिए कई बार ऐसा होता है, यहाँ पे मैं एक बात और कहूँगी, और लास्ट तो यही है कि कंप्राइजेज और कंटेन स्कैंडलस और ऑब्सीन मैटर शुड नॉट बी रजिस्टर्ड, वो भी रजिस्टर्ड नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे डिस्टिंग्विशेबल से मैं एक बात और कहूँगी। आपने कई बार देखा होगा कि टेडी बियर होता है ना, जो टेडी बियर है ना, टेडी बियर में टेडी बियर की शेप तो ऐसी ही रहती है हमेशा, इस तरह का टेडी बियर होता है। अगर सॉरी अगर मैंने बहुत ही गंदा टेडी बियर बनाया हो, लेकिन टेडी बियर की शेप है ये। अब टेडी बियर टॉय में भी आता है, टॉयज़ में आते हैं ना टेडी बियर, डिफरेंट टेडी बियर्स आते हैं और उनके डिफरेंट डिज़ाइंस भी होते हैं कई बार, है ना। तो टॉयज़ में भी आता है ये। अब कोई ऐसा बोले कि टॉयज़ में ही रहेगा वो, तो ये ज़रूरी नहीं है। डिस्टिंग्विशेबल तो होना चाहिए, लेकिन अगर टेडी बियर को आप किसी टॉयज़ की जगह किसी बैग, आपने स्कूल बैग देखे हैं, स्कूल बैग्स में यहाँ पे टेडी बियर की पिक्चर्स जो है वो बना दी होती है ताकि वो बच्चों को क्या लगे, अट्रैक्टिव लगे। अब अगर वो बैग पे सेम टेडी बियर आ रहा है तो उस डिज़ाइन को भी प्रोटेक्शन मिल सकती है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर क्लास चेंज हो जाती है, ठीक है, तो क्लास चेंज हो गई ना, पहले ये टॉयज़ की क्लास में आ रहा था, अब ये बैग्स की क्लास में आ रहा है, डिज़ाइन सेम है, टेडी बियर सेम है, सेम उसकी शक्ल है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, लेकिन उसको जो है वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में प्रोटेक्शन मिल जाएगी बिकॉज उसमें क्लास चेंज हो गई है। वो स्कूल बैग्स पे आ रहा है और वो टॉयज़ पे आ रहा है। क्लियर हो गया ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि चलो ये तो हमारे वैसे हमें तो ये समझने के लिए ही करने हैं सारे टॉपिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, क्योंकि ये एक कॉमर्स के टॉपिक होते हैं और इंडस्ट्रीज़ के टॉपिक होते हैं, तो हमें उतना ज़्यादा इनमें नहीं इन्वॉल्व होना है। लेकिन फिर भी हमें समझने के लिए तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ना कि कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। देन एक्सक्लूजन ऑफ डिज़ाइन, मतलब कौन से डिज़ाइंस जो हैं वो अगेन प्रोहिबिटेड होते हैं। तो इसमें भी हम ये ले सकते हैं, डिज़ाइन शुड नॉट इंक्लूड बिल्डिंग और स्ट्रक्चर एज दे आर नॉट आर्टिकल्स। डिज़ाइन में बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स की डिज़ाइन इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, बिकॉज वो आर्टिकल्स नहीं होते हैं ना बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स, ठीक है, फॉलिंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ द
दे आर नॉट आर्टिकल फॉलिंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ द डिज़ाइन। ठीक है, तो बिल्डिंग और स्ट्रक्चर्स इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। डिज़ाइन शुड नॉट इंक्लूड एनी मोड और प्रिंसिपल ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन, मतलब कोई मेथड डिज़ाइन में क्या इंक्लूड नहीं होता है कि वो कैसे बना प्रोडक्ट, मेथड क्या है, उसको बनाने के प्रिंसिपल क्या है, रूल्स क्या हैं उसको बनाने के। ठीक है, तो उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है डिज़ाइन पे। इट डज़ नॉट इंक्लूड एनी ट्रेडमार्क, उसमें कोई ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी मार्क नहीं होना चाहिए और आर्टिस्टिक वर्क नहीं होना चाहिए। वो ये हमने कर लिया। ट्रेडमार्क जो है वो आपका ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर आता है। प्रॉपर्टी मार्क जो होता है वो इंडियन पिनल कोड सेक्शन 4 इंडियन पिनल कोड के तहत आता है। ये हमने पीछे किया कि इंडियन पिनल कोड में आता है प्रॉपर्टी मार्क, और ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, पर्सन की मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी मार्क दिए जाते हैं। एंड कोई आर्टिस्टिक वर्क नहीं होना चाहिए वो डिज़ाइन जो है ना, आर्टिस्टिक वर्क वो नहीं होना चाहिए। द डिज़ाइन विच हैज़, आर्टिस्टिक वर्क को कॉपीराइट में देते हैं, है ना, प्रोटेक्शन। द डिज़ाइन विच हैव फंक्शनल यूटिलिटी अलोन आर नॉट डिज़ाइंस विद इन द डिज़ाइन एक्ट, जिसकी सिर्फ फंक्शनल यूटिलिटी है उनको डिज़ाइन में जो है डिज़ाइन एक्ट के अंडर प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। क्लियर हो गया, ये एक्सक्लूजन ऑफ डिज़ाइंस हैं। देन नेक्स्ट इज टर्म ऑफ प्रोटेक्शन, कितने सालों के लिए प्रोटेक्शन मिलती है। तो जैसे हमने किया था ना पीछे ट्रेडमार्क, जो ट्रेडमार्क होता है उसको उसकी कोई फिक्स टर्म नहीं होती है, मतलब वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए मिलता है ना, कई इनडेफिनेट पीरियड के लिए मिलता है वो, उसके लिए कोई ईयर्स डिफाइंड नहीं है कि इतने सालों के लिए ही ट्रेडमार्क मिलेगा। ठीक है, और कॉपीराइट जो है वो आपको आपकी पूरी लाइफ में मिलता है और उसके बाद भी कई सालों तक, 60 ईयर्स तक है डेट ऑफ पब्लिकेशन से, कॉपीराइट जो है 60 ईयर्स तक मिल जाता है। ये जो प्रोटेक्शन है इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस को वो 10 ईयर तक मिलती है। किसी ने कोई डिज़ाइन बना दिया तो वो 10 साल तक उसका डिज़ाइन होगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकेगा, है ना। 10 साल तक उसको प्रोटेक्शन है, और उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अगर उसका रिन्यूअल भर दिया जाए और उसकी फ़ी पे कर दी जाए, जो भी उसकी फ़ी होती है, तो 5 साल का और एक्सटेंशन मिल जाती है। मतलब टोटल प्रोटेक्शन जो है वो उसको 15 ईयर की मिल सकती है, डिज़ाइन को 15 ईयर तक वो प्रोटेक्टेड रह सकता है। देन हिस्ट्री ऑफ लॉ ऑफ डिज़ाइन, हिस्ट्री ऑन लॉ ऑफ डिज़ाइंस में देखिए ये तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी कि पेरिस कन्वेंशन कब आई थी, बर्ने कन्वेंशन ये हमने पहले कर लिया है, हेग एग्रीमेंट जो है 1925 में, और ट्रिप्स एग्रीमेंट ये भी हमने पहले कर लिया है पहले लेक्चर्स में। तो ये तो होती ही होती हैं, ये वाली कन्वेंशंस तो रहती हैं डिज़ाइन प्रोटेक्शन के लिए, इनमें तो प्रोविज़न होते ही होते हैं। लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है डिज़ाइन लॉ का, कि सबसे पहले जो डिज़ाइन लॉ है वो किस नाम से जाना जाता था। द फर्स्ट डिज़ाइन लेजिस्लेशन इनेक्टेड इन इंडिया वॉज पैट्रन्स एंड डिज़ाइन प्रोटेक्शन एक्ट 1872। तो ये वाला पहले 1872 पे ये वाला प्रोटेक्शन एक्ट, पैट्रन्स एंड डिज़ाइंस प्रोटेक्शन एक्ट था। The act provided the inventors of new pattern and designs in India exclusive privilege of making, selling and using inventions in India or authorizing others to do so for a shorter duration of the time। वही मतलब प्रोटेक्शन मिल जाती थी, इस प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर मिलती थी 1872 वाला जो था। फिर उसके बाद जो है एक्ट ऑफ 1872 वॉज फॉलोड बाय, फिर कौन सा एक्ट आया, इन्वेंशंस एंड डिज़ाइन एक्ट 1888, ये एक्ट आया। उसमें कुछ अमेंडमेंट्स थी, ठीक है, जिसमें कि कुछ लॉज चेंज किए गए थे। फिर उसके बाद एक्ट ऑफ 1888 वॉज रिपील्ड बाय ब्रिटिश पेटेंट्स एंड डिज़ाइन एक्ट 1907।
ठीक है। इससे रिप्लेस किया गया 1888 वाले को 1907 से ब्रिटिश पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट। उसके बाद जो ब्रिटिश पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट था 1907 का, उसको वो बेसिक बना किसके लिए, इंडियन पेटेंट्स एंड डिज़ाइन एक्ट ऑफ 1911। फिर उसके बाद इंडियन आ गया ना, इंडियन पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट आ गया 1911। और द पेटेंट एक्ट 1970 रिपील्ड द पेटेंट्स प्रोविजन ऑफ 1911 एक्ट। तो इसमें तो पेटेंट के भी प्रोविज़न थे जो पेटेंट एक्ट था, लेकिन जो डिज़ाइन एक्ट है 1911 एग्जिस्टेड टिल 2000, वो 2000 तक रहा, जिसमें कि पेटेंट और डिज़ाइन दोनों के एक्ट थे। उसके बाद डिज़ाइन का एक्ट, क्योंकि डिज़ाइन बढ़ते रहे ना, फिर बहुत सारे डिज़ाइन आ गए मार्केट में, और डिज़ाइन एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई, तो डिज़ाइन एक्ट एक अलग से एक्ट आया 2000, डिज़ाइन एक्ट 2000। ठीक है। और डिज़ाइन ऑफिस जो है वो कोलकाता में है, पेटेंट ऑफिस है जहाँ पे, उसी वहीं पे ही वो डिज़ाइन ऑफिस भी है कोलकाता में। तो डिज़ाइन एक्ट कौन सा है जो अब यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ डिज़ाइन एक्ट 2000। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।